नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का नया वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट का तैयारी कर रहे हैं या एचटेट का कर रहे हैं या पूरे ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यह इसमें पूरा कंप्लीट जो अंकल जी एकेडमी है, जो यूट्यूब चैनल है, इसमें पूरा कंप्लीट चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। आज वृद्धि और विकास चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। और वृद्धि एंड विकास में आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, जीन पियाजेट के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा की है, उसकी क्या विशेषता है। क्योंकि बहुत क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वह हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पियाजे, जीन पियाजे, इनका नाम जीन पियाजे है, जिनके बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और 22 साल की उम्र में उन्होंने जूलॉजी में पीएचडी किया और उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की और प्रकाशित किया। और इन्होंने बहुत तरह के एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में इनका जो सहयोग रहा है, इनका जो योगदान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार, जिसको जीन पियाजेट कहा जाता है, जीन पियाजेट इंग्लिश में, जीन पियाजे के अनुसार, इनके अनुसार संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव कहा जाता है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषताएं, कार्यविधि की विशेषताएं क्या क्या विशेषता रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। प्रत्यक्षीकृत, प्रत्यक्षीकृत यानी जो प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट में कहा जाता है। तथा बौद्धिक, सूचनाओं को प्रत्यक्षीकृत एवं तथा बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में, सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार ज्ञान अर्जित करता है। अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार ज्ञान अर्जित की, अलग अलग लोगों का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से वह अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। और वातावरण के साथ, वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करते हैं। किसी चीज़ को देख करके अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए अगर वह वातावरण के साथ अपने मस्तिष्क का विकास करता है, अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, तो वह जो है संगठन के अंतर्गत, माने कंबाइंड होकर के वह काम करता है। ये
पियाजेट का जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट था उसकी ये नंबर 1 विशेषता है। नंबर 2 में था कि अनुकूलन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एडेप्टेशन। अनुकूलन का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान को मिलाकर कार्य करता है ना। अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के बारे में पता है तो फ्रैक्शन के भी सवाल कर सकता है और भी सवालें कर सकता है, लेकिन अगर जिसको बेसिक चीज़ें कंसेप्ट नहीं पता है तो इसीलिए जो भी करिकुलम तैयार किया जाता है स्कूल लेवल में वह एक रूटीन में होता है और एक पैटर्न होता है कि इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह। और जिसको अगर मान लीजिए पूर्व ज्ञान नहीं है और नया ज्ञान अगर आप सिखा रहे हैं तो नया ज्ञान सीखने में उसे बहुत कठिनाई होगी। सबसे पहले उसको कंसेप्ट देना पड़ेगा कि अगर मान लो किसी को टेबल नहीं आ रहा है और उसको टेबल नहीं आ रहा है उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन का सवाल दे दीजिए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है अनुकूलन जो है वातावरण के हिसाब से चलता है। इसमें जो है व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान नवीन अनुभवों के साथ संतुलन स्थापित करता है। इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। इसमें एक होता है आत्मसातीकरण जिसको कहा जाता है एसिमिलेशन। और दूसरा होता है समाविष्टीकरण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एकोमोडेशन। क्योंकि अनुकूलन 2 तरह का होता है, आत्मसात्मीकरण और समाविष्टीकरण। दोनों में क्या डिफरेंसेज है कि नवीन अनुभव जो नया चीज़ हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, को पूर्ववर्ती अनुभव से जोड़ा जाता है और तभी ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी आत्मसातीकरण मैंने कह रहा है, जिसे आप सुने होंगे पेस्टालोजी ने कहा था 3H का फार्मूला उन्होंने दिया था और पेस्टालोजी के अनुसार था कि हेड, हार्ट एंड हैंड। यानी कोई भी चीज़ें जो है अगर दिमाग में बैठा दिया जाए बच्चों को तो वह हार्ट में स्थान बना लेता है और उसके बाद हाथ से लिखना शुरू कर देता है। तो यह आत्मसातीकरण का एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको, क्योंकि किसी को आत्मसात कर लेना यानी इस तरह से ग्रहण करना जो कभी नहीं भूला जा सके, उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। और इसमें नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती अनुभव से जोड़ा जाता है ताकि वह ज्ञान में वृद्धि करता है। किसी भी चीज़ को जो नया चीज़ सीख रहे हैं पुराने सीख से मिला करके उसको और मजबूत बनाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि नवीन अनुभवों के आधार पर, नवीन अनुभव के आधार पर पूर्व अनुभव में सुधार किया जाता है। जैसे मान लीजिए बचपन में आप यह पढ़ रहे थे कि किसी चीज़ को ढकेलना, पुश एंड पुल, वह फोर्स कहलाता है, लेकिन 9th क्लास में जाने के बाद वह बदल जाता है, 11th क्लास में जाने के बाद और बदल जाता है, तो एलाबोरेट होते जाता है, एक्सटेंड करते जाता है। तो इसमें है उसको समविष्टीकरण कहा जाता है, एकोमोडेशन कहा जाता है। नवीन अनुभव के आधार पर पूर्व अनुभव में सुधार करना, मॉडिफिकेशन करना। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मान लो 9th क्लास में भी सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कोशिका के बारे में पढ़ाया जाता है, और 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उसी चीज़ को एलाबोरेट करके बताया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन, उसको समाविष्टीकरण कहा जाता है। ये बौद्धिक विकास में, संज्ञानात्मक
डेवलपमेंट की एक कड़ी है, जिसमें दूसरा नंबर की विशेषता जीन पियाजे का इनका है। पियाजे ने बौद्धिक विकास पियाजे ने बौद्धिक विकास, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास व्यक्ति तथा वातावरण की सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। व्यक्ति और वातावरण, क्योंकि दोनों का इम्पोर्टेंस है। माने सिर्फ अगर व्यक्ति अच्छा नहीं है और वातावरण बहुत अच्छा है तो बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है, जीन पियाजे का कहना था। जैसे मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा है और 2 साल के बच्चे को एक सफ़ेद कुत्ता दिखाया गया। उसके बाद उसे कहा गया कि कुत्ता सफ़ेद होता है और इसके 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक नाक होता है, उसमें 2 सुराख होती है और एक मुंह होता है, यह बताया गया। तो उस तरह का कोई दूसरा चीज़ देखेगा सफ़ेद उसी टाइप का, तो उसको भी वो कुत्ता समझ जाएगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये डाला गया है कि भाई कुत्ता सफ़ेद होता है। लेकिन अगर उसको यह पता चले कि कुत्ता भौंकता भी है और अगर उतने ही साइज का एक बकरी लाया गया, बकरी का बच्चा, तो मिमियाना शुरू कर देता है, तो बच्चा समझ जाता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए एक हाथी को एक जगह रखा गया और 7 अंधे को लाया गया, तो एक अंधा पूंछ पकड़ा तो कहा हाथी लंबा होता है, दूसरे ने उसका पीठ पर हाथ फेरा तो कहा हाथी दीवार की तरह होता है, एक जो है सूंड पकड़ा तो कहा हाथी लंबा होता है लेकिन उसमें छेद भी होता है, एक कान पकड़ा तो उसका अलग प्रेस्क्रिप्शन था। अलग अलग चीज़ों को टच करने के बाद वह अलग अलग बता रहे थे। ठीक उसी तरह से अगर बच्चे का बौद्धिक विकास में शुरू में जो कंसेप्ट उसको दिया जाता है वह भूलता नहीं है जल्दी, और वही चीज़ें बार बार रिपीट हो जाती है। जैसे रीजनल लैंग्वेज है, एक आदमी जो बिहार का है, एक आदमी जो यूपी का है, एक आदमी चेन्नई का है, तीनों के भाषा जो है अलग अलग होगा, उनका टोन भी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जैसा बचपन में प्रैक्टिस कराया जाता है वैसा होता है। तो जीन पियाजे ने यही बातें कही थी। इसीलिए आत्मसातीकरण और समष्टीकरण में आपने देखा कि यही अंतर है। तो बालक सफ़ेद रंग के बकरी को भी कुत्ता समझने लग जाता है। ये जो है आत्मसातीकरण का उदाहरण हो गया। लेकिन यही चीज़ें हैं, जब बच्चे को यह पता चलता है कि कुत्ता भौंकता भी है, तो समविष्टीकरण के उदाहरण में आ जाएगा। तब वह कुत्ते और बकरी में अंतर समझ लेता है और उसके डिफ्रेंशिएट कर लेता है। अब आते हैं नंबर 3 में। 3 जो विशेषता था, साम्य धारण जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बना करके रखना। जैसे आप साइंस के अगर साइंस बैकग्राउंड होंगे तो आपको पता होगा कि मान लीजिए A+B है और इधर आपका C+D है, तो इधर का जो वैल्यू होगा इधर का वैल्यू दोनों बराबर अगर होता है, मास दोनों का बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल है, तो इसको कहा जाता है कि साम्य की स्थिति में है। और तो साम्य से ही साम्य धारण बना है, इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति नई परिस्थिति के साथ अपनी पुरानी परिस्थिति
को मिलाकर बैलेंस करता है। इसका मतलब है कि इस तरह से वातावरण है, व्यक्ति के बौद्धिक विकास दोनों में साम स्थापित हो जाता है और उसके बाद वह सफल हो जाता है। इसके बाद है नंबर 4 में स्कीमा। ये नया वर्ड है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। स्कीमा क्या होता है? व्यक्ति की ऐसी मानसिक संरचना, व्यक्ति की ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, जिसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन जिसको कहते हैं, सामान्यीकरण किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसको स्कीमा बोलते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है और एक बच्चा है जो मंद है, और एक टीचर क्लास में जाता है, दोनों को पढ़ाना है, तो ऐसे परिस्थिति में कुछ ऐसा चीज़ वो करेगा जिसमें दोनों के लिए समान हो, तब दोनों को जो है, दोनों के शिक्षा में विकास हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चूँकि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 5 कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन टीचर को जो पढ़ाना है वो जनरलाइज करके पढ़ाना है। तो जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, ओवर इंटेलिजेंट है, उनको भी जनरलाइज करना है, और जो कम इंटेलिजेंट है उनको भी जनरलाइज करना है। तो इसको स्कीमा कहा जाता है। उसके बाद है स्कीम्स। नंबर 5 है स्कीम्स। स्कीमा और स्कीम में अंतर है। स्कीम जो होता है व्यवहारों को संगठित पैटर्न, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, जिसे आसानी से दोहराया जा सके, आसानी से जो दोहराया जा सका वो स्कीम कहलाता है। व्यवहारों का संगठित पैटर्न है ना, जो चूँकि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार में जो संगठित रूप से जो पैटर्न है, उसमें पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, उसको स्कीम बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। तो स्कीम और स्कीमा में दोनों में अंतर है गया। देखिए इसमें है मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है वह स्कीमा कहलाता है, और जिसमें व्यवहार को संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर है, आप कंफ्यूज होने का प्रयास नहीं करेंगे। अब हम आते हैं बौद्धिक विकास के बारे में। जीन पियाजे ने इनकी कुछ अवधारणाएं थी, वह अवधारणाएं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पियाजे ने बौद्धिक विकास को निम्न 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पियाजे के बौद्धिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के बौद्धिक विकास, पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। उसमें पहला जो अवस्था था संवेगात्मक गामक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, जिसको कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सीटेट में, डीएसएसबी में भी आया है। संवेगात्मक गामक अवस्था, देखिए गामक का मतलब गति से है, गामक का मतलब गति से है, यानी अगर कोई भी कार्य में आप डायनामिक पोजीशन में है, एक स्टैटिक होता है कि भाई इतना सीख लिए, इसके आगे नहीं सीखना है, तो वह स्टैटिक कहलाता है। लेकिन अगर आप सीखने की प्रक्रिया आपका जारी है तो वह जो है गामक स्टेज कहलाता है, जिसको मोटर स्टेज कहा जाता है। तो पहला जो उनका अवस्था था, पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, यह ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, विकास की प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक विकास की, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन है, तो संवेगात्मक गाम अवस्था। यह जो अवस्था होती है ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है बच्चों में। और इस अवस्था में बच्चा जो है, बालक देखने, पहुँचने और पकड़ने, चूसने, क्रिया को सहज रूप से करता है। यानी देखिए इसमें क्या है, ज्ञानात्मक विकास जो है प्रथम अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक के जो बालक की अवस्था होती है, इसमें बालक देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने की क्रिया को सहज रूप से करता है। यह स्टेज जो है संवेगात्मक गामक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चे आवाज़ एवं प्रकाश, आवाज़ एवं प्रकाश के प्रति भी प्रतिक्रिया करता है यह स्टेज में। और उसके बाद रुचिकर कार्य करने पर जोर देता है। उसके बाद जो है इसमें 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पूर्व सोचना प्रारंभ कर देता है। ये सारे जो हैं संवेगात्मक गामक अवस्था में है। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में प्रथम अवस्था कौन सी अवस्था होता है, तो संवेगात्मक गामक अवस्था होता है। यह इसको ज्ञानात्मक, इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्टेज क्या होता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में कौन सी क्रिया बालक के द्वारा होता है, तो देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने का काम होता है। इस अवस्था में बालक किस के प्रति प्रतिक्रिया करता है, तो आवाज़ और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है और रुचिकर कार्य पर ध्यान देता है। और 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पूर्व सोचना प्रारंभ कर देता है। तो यह जो स्टेज है यह संवेगात्मक गामक अवस्था कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल, जीन पियाजे का जो विकास की अवस्था है, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, यह जो अवस्था होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है पियाजे के अनुसार।
यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, संकेतात्मक कार्यों का विकास होता है। यानी संकेत के आधार पर बच्चा समझने लग जाता है और उस आधार पर जो है वह काम करता है। तो यह संकेतात्मक, जैसे इशारा करके अब बच्चे मान लीजिए क्लास में आप ऐसे करते हैं तो वह संकेत आपका समझ जाता है, खड़ा हो जाता है। आप हाथ नीचे करते हैं तो बैठ जाता है, अंगुली रखते हैं मुंह पर तो मुंह बंद कर देता है। उसके बाद आंख बंद करने के लिए बोलते हैं इशारा से ही तो आंख बंद कर लेता है। तो यह जो होता है यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है, जिसको पूर्व संक्रियात्मक स्टेज कहा जाता है। इसके बाद जो है इसमें ही पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑप्शनल स्टेज के 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रत्यात्मक काल एक को कहा जाता है पूर्व प्रत्यात्मक काल, चूँकि यह टेक्निकल वर्ड है एक तरह से, और दूसरा जो होता है अंतः प्रज्ञात्मक काल। प्रज्ञात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल को कहा जाता है प्री कंसेप्चुअल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, और इसको कहा जाता है इंट्यूटिव स्टेज। पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञात्मक काल, ये दोनों जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्री ऑप्शनल स्टेज का 2 है, जिसको सब स्टेज कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो पूर्व प्रत्यात्मक काल जो होता है यह 2 से 4 वर्ष का होता है, 2 से 4 वर्ष का होता है। और इस अवस्था में खोज की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है बच्चों में, यानी किसी चीज़ के प्रति जो है खोजने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। और उसके बाद वही चीज़ें बाद में उसका विकसित हो जाता है और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाता है और नई रचना करने शुरू कर देता है। और इसमें यह जो अवस्था होता है अंतः प्रज्ञात्मक काल, यह 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चों में चिंतन की प्रवृत्ति, थिंकिंग डेवलपमेंट जो है, चिंतन की प्रवृत्ति विकसित होती है, विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञात्मक काल में क्या डिफरेंसेज है। या 2 से 4 और ये 4 से 7, और 2 से लेकर के 7 तक की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद आगे है अंतः प्रज्ञात्मक जो अवस्था होती है इसकी कुछ विशेषताएं भी है जिस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी जानना हमें ज़रूरी है। अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन काल की अवस्थाएं, विशेषताएं। अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन काल की विशेषताएं। इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ देखता है तो उसको कैसे आत्मसात कर सकता है, इसके बारे में अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन काल की पहला विशेषता ये है कि इस अवस्था में विभिन्न
प्रकार के प्रत्ययों, प्रत्ययों का मतलब होता है कंसेप्ट, विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों की समझ इस पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है कि वह प्रत्यक्षतः क्या देख रहा है। उसी के आधार पर वह चिंतन करता है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करता है। दूसरा, वस्तु का बोध, तीव्र गति से होता है। तीसरा, विचार प्रक्रिया इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अविलोमनीय, जिसको इरिवर्सिबल, विचार प्रक्रिया अविलोमनीय होती है, इरिवर्सिबल होता है। जिसे एक रिवर्सिबल का मतलब a + b = c + d हो गया, तो c + d को फिर a + b में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसमें जब कोई भी चीज़ में चेंज हो जाता है और दोबारा नहीं आता है तो अविलोमनीय, जिसको इरिवर्सिबल कहा जाता है, तो बालक में ऐसा होता है। इसके बाद है नंबर 3 में आता है मूर्त संक्रियावस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था। अब देखो, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट कह सकते हो, और अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसको हम कल्पना के आधार पर जिसके बारे में सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो अमूर्त अवस्था कहलाती है। अमूर्त में किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में बताना, यह मूर्त अवस्था कहलाता है। तो मूर्त संक्रिया अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है इसमें क्या होता है, अनेक तार्किक क्षमता उत्पन्न होती है। तर्क के आधार पर किसी चीज़ को देख करके तर्क करना और उसके बाद संतुष्ट होना मूर्त संक्रिया अवस्था में होती है। जैसे किसी चीज़ को मापना हो, तौलना हो, गिनती करना होगा, तो गिन करके, माप करके, तौल करके ही उसके बारे में बताया, तो यह जो है मूर्त संक्रिया अवस्था कहलाती है। और इसमें बच्चा जो क्लियर है उसी को मानता है, जो क्लियर नहीं है उसको नहीं मानता है। यानी अब अंदाज से किसी चीज़ को ढेर को कह दिए कि इसमें जो है 500 आम है, तो बच्चा मानेगा नहीं। इस स्टेज वाला बच्चा नहीं मानेगा, 7 से 11 वाला वो कहेगा जब तक हम गिनेंगे नहीं तब तक हम क्लियर इस पर आंसर नहीं दे सकते हैं कि इतना है। वह अंदाज पर काम नहीं करता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ चीज़ को काउंटिंग के आधार पर ही, गिन के या साइज के आधार पर ही बता सकता है। नंबर 4 जो होता है औपचारिक संक्रिया अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, यह जो अवस्था होता है 11 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इसमें तो बच्चा एडोलिसेंस पीरियड में ही प्रवेश कर जाता है एक तरह से, तो उसमें समझदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और समझदारी के आधार पर, चिंतन के आधार पर, तर्क के आधार पर किसी चीज़ को मानता है, तो यह औपचारिक संक्रिया अवस्था होता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन
भी शुरू हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मूर्त चिंतन किस अवस्था में होती है, कौन सा एज में होता है, और अमूर्त चिंतन कौन से एज में होता है। तो मूर्त चिंतन 7 से 11 वर्ष की अवस्था में है, और अमूर्त चिंतन जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसमें इमेजिनेशन किया जाता है, कल्पना के आधार पर किसी चीज़ के बारे में कहना, यह अमूर्त स्टेज कहलाता है। तो यह जो है इस अवस्था में बौद्धिक स्तर चरम सीमा पर होती है। तो ये जो चीज़ें आपने देखा, यह आप जीन पियाजेट का संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न स्टेज के बारे में देखे, विभिन्न व्यवस्था के बारे में, अवस्था के बारे में देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, ब्रूनर भी एक शिक्षाविद थे, जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं इसी तरह से वीडियो बना करके आपको फ्री सेवा करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।